Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से डिस्कस करना है। बेसिकली टॉपिक तो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, लेकिन थोड़ा सा इसमें प्लांट को भी टच किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल आज हम दो टेक्निक पढ़ने लगे हैं, एक आम तौर पे प्लांट्स में इस्तेमाल होती है और एक यूजुअली एनिमल में इस्तेमाल होती है। तो पहली जो टेक्निक है उसको हम कहते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक। तो नाम से जाहिर है टिश्यू कल्चर टेक्निक, ऐसी टेक्निक, कोई भी ऐसे तरीक़ेकार जिसमें हम टिश्यू लें, कल्चर का मतलब है ग्रो करना, और उस टिश्यू को ग्रो करके पूरा प्लांट बना लें, तो ये कहलाते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक। लेकिन इसमें बेसिकली अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, इसमें प्लांट पूरा बनता है फ्रॉम टिश्यू और सेल, किसी भी टिश्यू से, किसी भी सेल से। लेकिन जब उस टिश्यू और सेल को किस में ग्रो किया जाता है, ग्रो इन लिक्विड मीडियम, ऐसे मीडियम में जो लिक्विड हो। मीडियम किसी भी ऐसी चीज़ को कहा जाता है जो ग्रो करने के लिए इस्तेमाल हो, उसको मीडियम कहते हैं। तो प्लांट का बनना किसी भी टिश्यू या सेल से, जब उस टिश्यू और सेल को लिक्विड मीडियम में ग्रो किया जाएगा, ये टिश्यू कल्चर टेक्निक कहलाते हैं। बेसिकली जब हम बात करते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक की, तो इसका प्रोसीजर क्या है। तो आमतौर पे अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स में कुछ कैम्बियम के सेल्स को रिमूव किया जाता है। कैम्बियम के सेल ही क्यों लिए जाते हैं? कैम्बियम के सेल होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये बात हमने बार बार डिस्कस की है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो हमेशा डिवाइड होने की एबिलिटी रहती है। प्लांट जो हायर प्लांट्स हैं उनमें दो किस्म के टिश्यू होते हैं, परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक। परमानेंट वो होते हैं जो एक दफ़ा मेच्योर हो जाएं, फर्दर डिवाइड नहीं करते। लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं वो हमेशा डिवीजन की एबिलिटी रखते हैं। तो इस वजह से हम हमेशा उन सेल्स को सिलेक्ट करते हैं जिनमें सेल डिवीजन की सलाहियत है। तो सबसे पहले कैम्बियम टिश्यूज़ को एक्सरसाइज किया जाता है, निकाला जाता है। फिर जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, सपोज मैं कहता हूँ कि इससे कैम्बियम को निकाला गया है। फिर ये जो कैम्बियम है इसको एक लिक्विड मीडियम में रखा जाएगा, लिक्विड मीडियम में रखा जाएगा। तो लिक्विड मीडियम में काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट, साइटोकाइनिन, एंडोलेस्टिक एसिड, ये सारी ग्रोथ सब्सटेंसेस मौजूद हैं। तो जो ही इसको रखा जाएगा ये ग्रो करना शुरू कर देगा और फिर डिफ्रेंशिएट इनटू द होल प्लांट, और उससे पूरा प्लांट बन जाएगा। आगे इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है कि हमेशा इसमें वो प्लांट बनता है जो जिसके टिश्यू हमने निकाले हैं उसके जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। इस तरह हम अपनी मर्ज़ी से जो अच्छी वैरायटीज़ हैं उनकी जितनी मर्ज़ी कॉपीज़ बना सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा सेम ऑर्गेनिज्म क्यों बनता है, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था, क्योंकि जीन्स एक पेरेंट से आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो जीन्स मिक्स हो के आते हैं ना, मेल और फीमेल के जीन्स मिक्स हुए फिर आगे आ गए। इसमें चूँकि जीन्स एक ही पेरेंट से आते हैं, इस वजह से हमेशा जेनेटिकली आइडेंटिकल बनेगा। तो प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स, और ये चूँकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि ये एक रैपिड मेथड है, तो इससे ज़्यादा तेज़ी से तादाद में इजाफा किया जा सकता है। रैपिड प्रोपिगेशन का मतलब है तादाद में इजाफा करना ऑफ डिज़ायर वैरायटी। जो हमारी डिज़ायर वैरायटी है उनका बड़ी तेज़ी से तादाद में इजाफा किया जा सकता है। अच्छा, क्लोनिंग आमतौर पे एनिमल्स में होती है, इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे कि जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ ए सेल और ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म या सेल की जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाना बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको क्लोनिंग कहा जाता है। प्रोसीजर इसका बड़ा सिंपल सा है, फर्स्ट ईयर में भी बड़ी डिटेल से इसको डिस्कस किया गया है। यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म है, ये हमारा डिज़ायर्ड ऑर्गेनिज्म ए है, और हमने एक जाइगोट लिया है बी ऑर्गेनिज्म से। बी ऑर्गेनिज्म के करैक्टर चूँकि इतने अच्छे नहीं थे, तो हमारी ख्वाहिश है कि बी में ए जैसे करैक्टर आ जाएं। तो इसका सिंपल सा तरीका ये है, ये जो हमने जाइगोट लिया है, न्यूक्लियस इज़ रिमूव्ड बाय, तो इसका न्यूक्लियस रिमूव कर दिया जाता है और किया ऑब्जेक्टिव के लिहाज से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के ज़रिए से रिमूव किया जाता है, क्योंकि इनके पास एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है। फिर हम क्या करते हैं कि आमतौर पे इस एनिमल ए का हम कोई भी सोमैटिक सेल लेते हैं
जो आम बॉडी का सेल हो। एक एनिमल की बॉडी में दो किस्म के सेल होते हैं, एक को जर्म सेल कहा जाता है, एक सोमैटिक सेल। जर्म सेल वो होते हैं जिन्होंने गैमीट बनाने होते हैं, उसके अलावा बॉडी के जितने भी सेल हैं वो सोमैटिक सेल कहलाते हैं। और ये बात हमने पहले भी डिस्कस की है, एक ऑर्गेनिज्म में जितने भी सेल होते हैं सबका न्यूक्लियस एक जैसा होता है, लेकिन वो डिफरेंट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, साइटोप्लाज्म के डिफरेंस की वजह से। ये हम अगले चैप्टर में यानी डेवलपमेंट के चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे भी सही। अभी सिर्फ आपने यहाँ एक पॉइंट जहन में रखना है कि जितने भी, और जैसे ह्यूमन बॉडी में मैं कहता हूँ कि 37.3 ट्रिलियन सेल्स हैं सपोज, तो 37.3 ट्रिलियन सबका न्यूक्लियस एक जैसा है। मतलब क्या है सबका न्यूक्लियस एक जैसे है? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे अगर स्किन का सेल लिया जाए तो स्किन के सेल में ब्रेन के जीन्स भी हैं, स्किन के सेल में एयर के जीन भी हैं, आइज के जीन भी हैं, हेयर के जीन्स भी हैं, स्टोमिक के जीन भी हैं, किडनी के जीन भी हैं, लंग्स के जीन भी हैं। आप कह सकते हैं जितने भी बॉडी में सारे जीन्स इस स्किन के सेल में मौजूद। फिर ये स्किन का सेल स्किन ही क्यों बनाता है? साइटोप्लाज्म के डिफरेंस की वजह से, क्योंकि साइटोप्लाज्म हमेशा एक जैसा हो। तो जब भी हम इसका कोई भी सेल लें उससे न्यूक्लियस निकालें तो सारे न्यूक्लियस एक जैसे होंगे और पूरे ऑर्गेनिज्म के जीन्स रखते होंगे। तो इस वजह से जब इसमें इंसर्ट किया जाएगा तो जब ये ऑर्गेनिज्म बनेगा इसको, तो इस ऑर्गेनिज्म में हमेशा ए वाले करैक्टर होंगे क्योंकि उसका न्यूक्लियस इस्तेमाल हुआ है। तो ये सिंपल सा मेथड है। न्यूक्लियस इज रिमूव्ड बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो फर्टिलाइज एग यानी जाइगोट है। फिर हम क्या करते हैं, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म से जिसके करैक्टर रिक्वायर हैं उसका सोमैटिक सेल, एक आम बॉडी का सेल ले लेते हैं, वहाँ से न्यूक्लियस रिमूव करते हैं और इसको इंट्रोड्यूस करते हैं ए न्यूक्लिएट फर्टिलाइज एग में। ए न्यूक्लिएट जिसका न्यूक्लियस ख़त्म कर दिया गया है। अब ये जो आल्टर्ड जाइगोट बना है कि उसका न्यूक्लियस अपना हटा के दूसरा न्यूक्लियस डाला है, डिवेल्प इनटू इंडिविजुअल, वो पूरा इंडिविजुअल बनाएगा। और जो डिवेल्प इंडिविजुअल है इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ऑर्गेनिज्म हुज न्यूक्लियस वाज यूज्ड, हमेशा उस ऑर्गेनिज्म की तरह होगा जिसका न्यूक्लियस इस्तेमाल हुआ है। तो इम्पॉर्टेंस क्या है कि हम काफ़ी सारी जो वैरायटीज़ हैं उनको बना सकते हैं। आमतौर पे जो बुल्स वगैरह हैं, घोड़े रेस हॉर्सेस वगैरह हैं, इनकी बहुत ज़्यादा कॉपीज़ बनाई जाती हैं और इनकी तादाद में इतना ही इस तरह इजाफा किया जा सकता है जैसे प्लांट तेज़ी से ग्रो करके अपनी तादाद को आगे बढ़ाता है। तो प्राइस बुल्स, रेस हॉर्स यूजफुल क्लोनिंग एज क्लोनिंग ऑफ प्लांट, ये इसी तरह काम करती है जैसे प्लांट की क्लोनिंग में, यानी प्लांट को प्रोपिगेट जब किया जाता है उसकी तादाद में इजाफा किया जाता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बिल्कुल इसी तरह इनकी तादाद में भी इजाफा किया जा सकता है। उसके बाद स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स, ड्रग्स एंड एंटीबॉडीज़। आजकल तो बड़ा ज़बरदस्त सा काम हो गया है लेबॉर्ट्री के अंदर। पहले तो ये होता था कि जब भी किसी किडनी के सेल पे एक्शन चेक किया जाता था हार्मोन्स का, एंटीबॉडीज़ का या ड्रग्स का, तो हर दफ़ा किसी न किसी ऑर्गेनिज्म को काटा जाता, उसका ऑपरेशन किया जाता, उसकी डाइसेक्शन की जाती, किडनी के सेल लिए जाते। फिर आजकल तो बस जस्ट एक ग्रुप ऑफ सेल ले लिया जाता है एक दफ़ा किडनी का या किसी भी ऑर्गन का या किसी भी स्ट्रक्चर का, तो हमेशा जब भी ज़रूरत होती है उस स्ट्रक्चर के ऊपर एक्शन को परफॉर्म करने की तो उसकी क्लोनिंग करके उससे मज़ीद कॉपीज़ बना ली जाती हैं। इस तरह हम जो बार बार हमारी मुशक्क़त थी डाइसेक्शन ऑफ एनिमल की, उससे बच गए। तो स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स, ड्रग्स एंड एंटीबॉडीज़ ऑन क्लोन सेल आर बीइंग कैरिड आउट क्वान्टिटी। ये आजकल बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर अमाउंट में ये तरीक़ेकार इस्तेमाल हो रहे हैं। बिल्कुल यही हमने, यानी आप कह सकते हैं जो क्लोन सेल्स हैं, पहले क्या होता था लेबॉर्ट्री में एनिमल को डाइसेक्ट करके फिर उसके सेल लिए जाते, फिर उस पर चेक किया जाता है। आजकल बस एक ही दफ़ा सेल ले लिए जाते हैं, उसके बाद जब भी ज़रूरत पड़ती है उन सेल पे किसी भी ड्रग का, किसी भी कॉस्मेटिक्स यानी मेकअप वगैरह का, किसी भी फार्मास्यूटिकल्स या मेडिसिन वगैरह का अगर हमने एक्शन चेक करना है तो उसकी मज़ीद कॉपीज़ बना ली जाती हैं उसी टिशू की, फिर उन पे इस तरह हमें बार बार एनिमल को डाइसेक्ट नहीं करना पड़ता। जो आप कह सकते हैं यूजेज ऑफ एनिमल्स हैं इन लेबॉर्ट्री वो कम से कम हो गया है। तो यूज़फुल सब्स्टिट्यूएंट क्लोनिंग में जो सेल नए बनाए जाते हैं वो बेहतरीन मुतबादिल है किसका, जब हम ड्रग, कॉस्मेटिक या फार्मास्यूटिकल जो मेडिसिन वगैरह होती हैं उनका एक्शन चेक करते हैं एनिमल सेल के ऊपर विदाउट एक्सपोजिंग। अब हमें एनिमल को बार बार एक्सपोज नहीं करना पड़ता टू दीज केमिकल्स। लिमिटेशन क्या है? एक सबसे बड़ा नुकसान ये है क्योंकि क्लोनिंग में सारे ऑर्गेनिज्म एक जैसे होते हैं,
तो सारों की कुव्वत मुदाफ़ियत यानी इम्यूनिटी भी एक जैसी होगी। अगर उस ग्रुप में एक ऑर्गेनिज्म के लिए कोई बीमारी नुकसानदेह है तो सारे ऑर्गेनिज्म के लिए होगी, क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म की इम्यूनिटी एक ही जैसी है। अगर एक के लिए नुकसानदेह तो सबको, तो अगर एक को डिजीज़ मार सकती है तो सबको मार सकती है। तो इस तरह तो पूरी जनरेशन ही ख़त्म हो सकती है अगर वो सारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से प्रोड्यूस हुई हो, क्योंकि उस सारी जनरेशन में किसी के पास अच्छी इम्यूनिटी नहीं होगी। क्योंकि अच्छी इम्यूनिटी उस वक्त होती है जब वैरायटी होती है। कुछ के पास इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती, वो बीमार हो जाते हैं। जिनके पास इम्यूनिटी अच्छी होती है वो बच जाते हैं। लेकिन यहाँ तो चूँकि सारों के पास आप कह सकते हैं इम्यूनिटी एक जैसी है, इस वजह से अगर एक बीमारी एक को मार सकती है तो सबको भी मार सकती है। तो आप कह सकते हैं जब भी कोई बीमारी फैलती है, कोई भी हैज़र्ड नुकसान होता है, तो वो सब कोई इफ़ेक्ट करता है। तो क्लोनिंग हैज़ एडवांटेज, एक फ़ायदा तो ये है कि दैट ऑल ऑर्गेनिज्म बिहेव सिमिलर, के सारे एक जैसे। लेकिन यही इसका नेगेटिव पॉइंट भी है। बट इफ़ इन्वायरमेंटल हैज़र्ड डेवलप, अगर कोई इन्वायरमेंट की तरफ से कोई हैज़र्ड नुकसान होता है, जैसे आउटब्रेक ऑफ डिजीज़, कोई बीमारी फैलना शुरू हो जाती है, नो रेजिस्टेंट स्ट्रेन, कोई भी ऐसे टाइप, स्ट्रेन कहते हैं, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं मौजूद होगा टू लेसन द इम्पैक्ट, जो डिजीज़ के असर को ख़त्म कर सके। इम्पैक्ट कहते हैं असर को, लेसन कम करने को कहा जाता है। उसके बाद जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, तो ह्यूमंस के केस में जैसे एक 30 साला शख्स है, हम उसकी क्लोनिंग करना चाहते हैं। लेकिन क्लोनिंग का मतलब ये नहीं है कि जैसे हम फ़ोटो कॉपी मशीन में एक तरफ से कागज़ डाल दिए, दूसरी तरफ से कॉपीज़ बन के निकल रही होती हैं। ऐसे नहीं होता। अगर एक शख्स है जिसकी हम क्लोनिंग करना चाहते हैं, तो क्लोनिंग का प्रोसेस उस जाइगोट से ही स्टार्ट होगा, उस जाइगोट से। अब वो जो जाइगोट से फिर आगे एम्ब्रियो बनेगा, फिर आगे फीटस बनेगा, फिर आप कह सकते हैं फिर उस बच्चे की पैदाइश होगी, फिर वो 30 साल ज़िंदगी गुजारेगा जैसे उसने गुजारे। लेकिन क्या 30 साल में इन्वायरमेंट वैसा ही रहता है जैसे उसको मिला था? कोई पता नहीं। जैसे खुदा ना खास्ता वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहा था वहाँ कोई बीमारी ना फैली, और ये जो क्लोन बना है ये जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है इसमें कोई बीमारी फैल जाए और ये बीमारी उसको कोई माजूर कर दे। तो इसका मतलब ये है कि जब उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है, इन्वायरमेंट उसको कितना असरअंदाज करता है इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हम तो यही कहते हैं ना जस्ट जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी बन रही है। अब वो कॉपी जिस इन्वायरमेंट में आ रही है, क्या इन्वायरमेंट उस पहले पेरेंटल ऑर्गेनिज्म जैसा ही है या वो बदल गया? आमतौर पे बदल जाते हैं। जैसे आज से 20-25 साल पहले का ज़माना देखें और आज का ज़माना देखें, टोटली डिफरेंट नज़र आते हैं। ना वो फूड है, ना आप कह सकते हो प्योरिटी है, ना वो कह सकते हैं खुश मिजाजी है। टोटली ज़माना बदलता जा रहा है। तो इसी वजह से हम क्लोन बना तो लेते हैं, लेकिन उस क्लोन के ऊपर इन्वायरमेंट क्या उसी तरह असरअंदाज होगा जैसे उसके पेरेंट्स पर हुआ था? ये नहीं हम कुछ कह सकते। यानी डिग्री ऑफ इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन क्लोन इज़ नॉट फुली नोन। और दूसरा, सारी स्टेजेस से उसको गुजरना पड़ता है, यानी जाइगोट से काम, पैसेज थ्रू ऑल द डेवलपमेंटल स्टेज एज इन ह्यूमन। जैसे इंसान में क्या होता है, जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, फीटस है, फिर बच्चे की पैदाइश होती है, फिर बच्चा होता है, फिर उसके बाद नौजवान होता है, फिर जवान होता है, बूढ़ा होता है। अब ये सारी स्टेजेस उसको गुजरनी पड़े। ये नहीं हम 90 साल के बूढ़े की अगर क्लोनिंग करें तो क्लोनिंग के फ़ौरन बाद 90 साल का बूढ़ा बने, नहीं, वो स्टार्ट से ही शुरू करेगा। उसके बाद ह्यूमन क्लोनिंग तो वैसे ही अगर देखा जाए अखलाकी तौर पे ठीक नहीं है। तो यहाँ तो हम वैसे ही काफ़ी सारे मुल्कों में इसको बैन किया गया है। लेकिन थ्योरेटिकली हम कह सकते हैं जैसे बाकी मैमल्स की कॉपीज़ बनाई जाती हैं, जैसे घोड़े वगैरह की, कुत्ते वगैरह की, मैमल्स में दूसरे जो माइस वगैरह हैं, काउज वगैरह हैं, शीप वगैरह हैं, इनकी कॉपीज़ बनाई जाती हैं। बिल्कुल इन द सेम सेंस इंसान की भी बनाई जा सकती है। लेकिन ये मैं बात करूँ बनाई जा सकती है, थ्योरेटिकली बात कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली अभी तो कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं रहा जिसमें ह्यूमन की क्लोनिंग पॉसिबल हुई है। इसकी वजह ये है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कम सपोर्ट मिलती है। कुछ मुल्क हैं जिनमें क्लोनिंग वगैरह के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर मुल्कों में ह्यूमन क्लोनिंग वैसे ही बैन है। तो क्लोनिंग
का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस चैप्टर से अगर देखा जाए टिश्यू कल्चर टेक्निक ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने अच्छी तरह तैयार करना है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.